परसुराम ढाका पीआरडी मरोदरा राजस्थान। साथियों, आज मैं दासोड़ी गांव में पहुंचा हूं, जो बीकानेर जिले में आता है और फलोदी की सीमा पर है। और दासोड़ी गांव में हमारे साथ रत्नुदान जी, एडिट करिए एडिट कौन होता अलग कर दो तो पाछा बोलो वो नाम है। नमस्कार साथियों, मैं परसुराम ढाका पीआरडी मरोदरा राजस्थान। साथियों, आज मैं बीकानेर जिले में दासोड़ी गांव में पहुंचा। हमारा ये प्रयास है, हम निरंतर हर गांव की जानकारी आपके साथ साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करना, ताकि हर लोगों को पता चले कि दासोड़ी गांव की जानकारी आप हासिल कर सकते हो। आज दासोड़ी गांव में हमारे साथ है गिरधर जी रत्नू, जो साहब आप अध्यापक है और कवि के रूप में जाने माने कवि भी है। और कविताएं आपने सुनी होगी, साहब के यूट्यूब चैनल है, तो इस पर भी हम बात चर्चा करेंगे। साथियों, अब हम चालू करते हैं दासोड़ी गांव की पुरानी स्टोरी। नमस्कार साहब। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गिरधर दान रत्नू दासोड़ी है। अच्छा, मैं यहीं का हूँ। अच्छा, जैसे आप साहब दासोड़ी गांव मतलब बसाने में किस जाति का योगदान रहा, क्या रहा, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। दासोड़ी गांव काफी प्राचीन गांव है। हाँ, पहले ये पेतड़ राजपूतों का भी रहा, उसके बाद में ये गांव एक बार और उजड़ गया, फिर नरुकों का रहा। अच्छा। और उसके बाद जब बीकानेर पर महाराजा कल्याणमल जी का शासन था, तो उस समय हमारे जो पूर्वज थे जीवराज जी, जिनका इतिहास में जीवराज जी, जियो जी, जीवानंद, 2-3 नाम मिलते हैं, एक ही नाम है। उन्होंने जब वो जोधपुर के राव मालदेव ने उनसे बीकानेर छीन लिया था, अच्छा, तब वो पुनः युद्ध करने के लिए सेना को संगठित कर रहे थे। अच्छा। उस समय हमारे पूर्वज जीवराज जी ने उनकी अतिथि के रूप में सेवा की, उनकी और मदद की, उनसे बहुत बड़े प्रभावित हुए। और तब जब 1600 में जब बीकानेर पर वो पुनः काबिज हो गए, अच्छा, यहाँ से मालदेव जी को हटाकर, तो उन्होंने सबसे पहले हमारे पूर्वज थे वो जीवराज जी, उनको याद किया और ये दासोड़ी गांव विक्रम संवत 1600 में उन्होंने नायत किया। अच्छा, बाद में इसकी क्या खासियत रही और दासोड़ी की? किस विषय? मतलब राजा महाराजाओं के बारे में या कुछ, मतलब राजा महाराजाओं के तो निरंतर हमारा संपर्क रहा। अच्छा। यहाँ के जो चारण थे वो डिंगल के बड़े ख्यातनाम कवि हुए, जिनमें जिया जी के पुत्र थे बल्लू जी, वो बड़े प्रभावी चारण हुए। तो उनको जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह जी ने बाद में दासोड़ी से एकदम सीमावर्ती एक गांव था अरटिया बास, जिसका नाम अरटिया बास भी मिलता है और समुंदड़ा भी मिलता है, जो अभी सुभाष नगर पंचायत का हिस्सा है, वो भी उन्हें इनायत किया। अच्छा। और भी खिंदासर के जो ठाकुर थे, उन्होंने भी एक बाट दिया, गिंगाड़े का बाट। अच्छा। तो ये राजाओं के निरंतर संपर्क में रहे, बड़े प्रभावी रहे। घोड़ों के भी बड़े व्यापारी थे यहाँ के चारण, बड़े जाने माने थे। चारणों के साथ और कौन सी जाति का यहाँ मतलब बसाने में सहयोग रहा? चारणों के अलावा बसाने में किसी का सहयोग नहीं रहा। बसाया तो केवल चारणों ने बसाया था, केवल जियो जी ने बसाया। अच्छा। लेकिन चूंकि कोई भी जागीरदार हो, अगर उसके साथ जनता नहीं है, तो जनता के बगैर तो जागीर संचालित होती नहीं है। तो उस समय उनके साथ हमारे गांव में कड़ेला मेघवाड़, अच्छा, जो हमारे साथ ही आए इस गांव में, सुथार, वो हमारे जो मूल हमारे साथ आए, वो तो यहाँ से चले गए किसी कारणवश, उनके भांजे थे वो बाद में यहाँ आए। उनको भी, दोनों को चारणों ने अपने बड़े उस दोनों को चारणों ने, कड़ेलों को और सुथारों को, अपने भाई के समकक्ष रखा। वही स्नेह, वही सम्मान दिया, प्रेम भाव वही रखा था। और बाद में यहाँ थोड़े समय बाद में बल्लू जी के जो भाई थे, बल्लू जी 3 भाई थे, बल्लू जी, अमरोज जी और डूंगर सिंह जी। तो डूंगर सिंह जी ने एक लखेसर कुम्हार को अपना हिस्सा दिया, अपनी पूरी जो जमीन थी उनको दे दी, उनको भी भाई के रूप में माना। अच्छा। तो आप ये मान लो कि
महनीय योगदान चारणों का है, और उसके बाद में कड़ेला, मेघवाल, सुथार और लखेश्वर कुमारों का यहाँ योगदान। अच्छा, अभी गांव भी बस गए, तो उस टाइम से लेकर आज तक यहाँ पानी की क्या सुविधा थी पुरानी टाइम में? देखो, बड़े ये प्रश्न है कि एक राजस्थानी का दोहा है, एक कवि कहता है कि जिस गांव में 4 चीजें नहीं हो, उस गांव में रहना बसना तो दूर की बात है, रात का भी रहा नहीं जाता है। वो कहता है कि चिकन गांव में 4 नहीं, वेद वणिक जल न्याय, बसबो तो अलगो रहो, रात रहो नहीं जाए। कि जिस गांव में 4 नहीं होता है, वेद नहीं होता है, महाजन नहीं होता है, न्याय नहीं होता और जल नहीं होता है, तो उस गांव में बसने की तो आप कल्पना छोड़ दीजिए, वहां रहा भी नहीं जाता है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उन दिनों हमारे गांव में एकमात्र कुआं था, और उसका भी पानी ऐसा था, मतलब बहुत ही कड़वा पानी था। और जैसे राजस्थानी में एक और शब्द कहते हैं बिराइज ना, अगर कोई तिस्सा पशु पी ले, प्यासा पशु उसको पी ले, एक दिन छोड़, दूसरे दिन तो वो मतलब बिराइज के मर जाए, मतलब आफरा होके मतलब जिसमें गैस वगैरह होती है, खारे पानी। तो यहाँ से खजूड़ा गांव से हमारे लोग पानी लाया करते थे, वहाँ मीठा था, वहाँ मीठा पानी था। तो वहां से एक कुम्हारों की महिला अपने 6 माह के बालक को छोड़कर अपने घर वहां से पानी लाने के लिए गई। जैसे वो घर में घुसी तो किसी पत्थर से टकराई या किसी और बात से टकराई, वो गिरते ही उसका वो जो घड़ा था वो फूट गया। अंदर उसने जाके देखा कि वो जिस बालक को 6 माह के बालक को छोड़ के गई थी, वो बालक अपने आप 4 पैसे गिरा, वो झूला था उससे गिरा, और गिर के वो कुयोग से चूल्हे में कैसे गिरा, वो उसमें जल के मर गया। अच्छा, तो उसको इतनी वितृष्णा हो गई कि इस गांव में बसूं तो क्या, मैं इसका नाम ही नहीं लूंगी, नाम भी नहीं लूंगी मैं। तो अपने घर के सामान वगैरह गाड़ी में डालने लगी। तब यहाँ के उस समय जागीरदार थे बल्लू जी, उनकी ठकुरानी थी, उनको पता चला, तो उन्होंने कहा भी तो 3 दिन तो यहाँ इंतजार कर ले, अगर 3 दिन में मैं कोई पानी की व्यवस्था नहीं कर सकी तो मैं भी यहाँ, हम भी यहाँ रह के क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे यहाँ, अगर हमारे साथ वाले, अगर हमारी जनता नहीं है, रैयत नहीं है, तो फिर उसके बगैर हम पे क्या करेंगे। हाँ, तो उन्होंने 3 दिन करनी जी यहाँ स्थान नहीं था, एक छोटा केल किया था, छोटी खेजड़ी, उस केले के पास 3 दिन निराहार धरना दिया। और 3 दिन के बाद में उनको ऐसा एक आकाशवाणी हुई कि भाई जहां तूने धरना दिया यहाँ से 7 पाउंड है, 7 कदम दक्षिण की तरफ बढ़ो, और वहां आप खोदोगे तो एक मूर्ति निकलेगी, सागरी नाल निकलेगी, किसी भी प्यासे से किसी भी प्रकार का पानी पिलाने का कर मत लेना, लगान मत लेना, जिसे हमारे राजस्थानी में आंगा कहते थे, वो मत लेना। और बहन, सुहासनी और जो बटाऊ है, कोई भी किसी भी जाति का जा रहा है, इन तीनों से किसी प्रकार के आंगे मत लेना, अथाग पानी होगा। अगर आंगे ले लोगे तो इसमें पानी कम हो जाएगा। तो वो निकला तब तो पानी मीठा था, बाद में किसी ने लालच में आके, किसी ने स्वार्थ में आके, हो सकता है आंगे ले लियो, तो फिर वो पानी भी थोड़ा कड़वा हो गया। अच्छा, लेकिन पानी खूब रहा, लेकिन बाद में किसी ने आंगे लिए नहीं। तो फिर मतलब वो करनी जी का मंदिर में आज भी वो 300 साढ़े 300 साल से खड़ी है। अच्छा, जिसके नीचे बैठ के धरना दिए। पुराने टाइम में गुरुजी, आपने मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ देव स्थान कौन कौन से थे? प्राचीन काल में तो यहाँ एक तेमड़ा राय का स्थान है, जो हमारी कुलदेवी का स्थान है, चारणों की, रत्नुओं की। अच्छा, वो उस बास में बना हुआ है। उसके बाद में ये करणी जी का मंदिर बना, बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है, जो बीकानेर के महाराजाओं ने यहाँ के दर्शन किए, और आसपास के जितने ठाकुर थे, जागीरदार थे, वो नवरात्रि के समय यहाँ आते थे करणी जी के मंदिर में। तो यहाँ तेमड़ा राय का स्थान है, करणी जी का स्थान है, अभी वर्तमान में तो बाबा रामदेव जी के स्थान है, हनुमान जी के स्थान है, एक हमारे यहाँ जीवित समाधि टेलगर बाबे की। अच्छा, जिसके प्रति लोगों की अगाध आस्था है आज भी। और ऐसी लोक मान्यता है कि भी उनके हाथ से लिखा हुआ एक ज्योतिष का ग्रंथ है। अच्छा, तो किसी की शादी हो गई हो, किसी कारणवश उस दंपति को संतान की प्राप्ति न हुई हो, 10-15 साल हो गए हो, वो उसको पोथी कहते हैं, उस पुस्तक को यहाँ आए, वो संस्कृत में लिखी हुई है, हमारे जोशी पंडित वो पढ़ते हैं आज भी। तो वो आके पढ़े, उनसे खुलाए,
उसमें उस पुस्तक का क्या प्रभाव है, उसमें जो बताया हुआ है कि इस तरीके से आप दान पुण्य करें, इस तरीके से ये बातें करें तो आपको संतान प्राप्ति का संयोग बन जाएगा। आज भी होता है, आज भी है। बिल्कुल ही है। तो टहलगिरी जी महाराज की यहाँ जीवित समाधि है, उसके पास से चलकर अभी आप आए हैं। एक हमारे गांव उस बास में भी ठाकुर जी का मंदिर है, इस बास में भी ठाकुर जी का मंदिर है, प्राचीन। और वो दोनों बणियों की प्रतिस्पर्धा से बने। अच्छा। पहले उस बास में मंदिर बना हुआ था, मुंदड़ा बाणियों महेश्वरी में शाखा होती है, मुंदड़ा और चांडक। तो वहाँ इस बास की महाजनों की महिलाएं उस मंदिर में दर्शन करने गई कार्तिक के महीने में। तो उन्होंने कभी पहले थोड़े हमें दर्शन करने दो, हमें उस बास में जाना, हमारे गाय वगैरह धोना है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी अगर आपके देर होती है तो वहाँ पर्सनल बनाओ और वहीं दर्शन करो। अच्छा, वहीं बना लो और वहीं दर्शन। ये मंदिर तो हमारे बनाए में, पहले हम करेंगे। तो जो सेठानी थी यहाँ आके एकदम उदास होकर बैठ गई। तो पति ने पूछा क्या है, तो भैया मंदिर बनाने का आपकी हैसियत नहीं, उस मंदिर में मैं दर्शन करने नहीं जाऊंगा। तो उससे सुंदर मंदिर यहाँ बनाया। अच्छा। अभी वर्तमान में उस बास वाले मंदिर का जीर्णोद्धार करके इससे भी वो मंदिर सुंदर बना दिया गया वापिस। अच्छा। तो यहाँ ये तो बड़ा आस्तिक, यहाँ के जो लोग रहे हैं बड़े आस्तिक रहे। बाद में यहाँ रामसनई संप्रदाय का भी प्रभाव रहा, जिसमें स्वामी राम सुखदास जी की ये तपोस्थली है, अनाराम जी महाराज की ये तपोस्थली है, कनीराम जी महाराज की ये तपोस्थली है, और उनकी यहाँ समाधियां बनी हुई। राम सुखदास जी महाराज का तो ये गुरुद्वारा रहा, वो उनकी शिक्षा दीक्षा यही हुई। तो उनके प्रति भी लोगों की बहुत ही भक्ति भावना है, और उनके चारु चरित्र का यहाँ के लोगों पर इतना प्रभाव पड़ा कि यहाँ का जो वातावरण पूर्ण भक्तिमय रहा, हमेशा भक्तिमय। अच्छा गुरुजी, मैं आप पूछना चाहूंगा, आप एक कवि के रूप में भी कविता जानते हो, तो आप मतलब खुद का यूट्यूब चैनल है क्या? मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं कविता लिखता हूँ, विशेषकर डिंगल में लिखता हूँ। अच्छा। राजस्थान में भी लिखता हूँ। तो अपन यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है गिरधर दान रत्न। अच्छा साथियों, जो साहब ने चैनल बताया, इस चैनल को थोड़ा सा फॉलो सब्सक्राइब जरूर करना। उस चैनल की ये विशेषता है कि राजस्थान के इतिहास की, संस्कृति की, साहित्य की, सामाजिक गाने बाने की, यहाँ की रीति रिवाजों की, परंपराओं की, और विशेषकर राजस्थान का जो लोक साहित्य है, लोक संस्कृति है, उस पर मेरा ज्यादा फोकस है। अगर ये समाप्त हो गए, इसकी अगर हम रक्षा नहीं कर पाए, तो फिर हम जो लोग अपनी भाषा को भूल जाते हैं, जो लोग अपने भोजन को भूल जाते हैं, जो लोग अपनी वेशभूषा को भूल जाते हैं, तो धीरे धीरे वो परिदृश्य से लोग उनको भूल जाते हैं मतलब सब चीज। ठीक गुरु जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, गांव की भी दी, और अपने YouTube चैनल है जी। आपका चैनल का मैं लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जी। और लोगों को वो साथी के बारे में जानेंगे जी। और आपका वीडियो जो आपने जो मेरे बताई रूबरू होके वो बात आगे हमने शेयर की है। साथियों, इस वीडियो आगे शेयर करना। PRD मरोदरा के साथ परशुराम ढाका। नमस्कार, धन्यवाद। जय राजस्थान।